तो उच्च शिक्षा कोठारी आयोग में हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा हो चुका था और हम लोग विश्वविद्यालय शिक्षा और महाविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय और तो ये जो कोठारी आयोग था, ये जो कोठारी आयोग था, इसमें उच्च शिक्षा के संबंध में जो समस्याएं व्याप्त थी कि जैसे आप लोगों ने इंटर तक की शिक्षा ग्रहण की, माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद आपने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। इसके पहले जितनी भी रिपोर्ट आई थी, जितने आयोग थे, जितने कमीशन का गठन किया गया था, सब लोगों ने जो क्या सिद्धांत और नियम बनाए थे, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से पालन किसी ने नहीं किया। जिसके तरीके से क्या है, महिलाओं में शिक्षा साक्षरता दर शिक्षा में बहुत कम है, मुस्लिम लोगों की साक्षरता बहुत कम है ना, और निम्न वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जो साक्षरता है वो बहुत ही कम है ना। तो मध्यम वर्ग के लोग और जो लोग थे वो लोग क्या है, उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, हाई स्कूल इंटर तक जाते जाते क्या है छोड़ देते। आप लोग अपने मम्मी पापा या पापा को देखते तो लोग पढ़ाई फिर 10th 12th तक मतलब बहुत तो है, लेकिन थोड़ा सा उसका रेशियो क्या है, कम है ना। तो लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी चीजें हो जाती जिसकी वजह से वो शिक्षा को आगे नहीं। तो ये जो सभी चीज की समस्याएं थी, क्योंकि शिक्षा में रोजगार का वो नहीं था, शामिल नहीं था, तो कि पढ़ लिख के लोग रोजगार ही बन जाएंगे। लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद सोचते थे कुछ न कुछ कमाने के लिए, घर का आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए कार्य करने लगे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई जो होता है क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, छूट जाता है। तो ये जो समस्याएं कोठारी आयोग ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज करने का प्रयास किया कि उच्च शिक्षा में कौन कौन सा सुधार किया जाए, अर्थात इस शिक्षा में कौन कौन चीज़ को शामिल किया जाए, उद्योग को शामिल किया जाए, कृषि को शामिल किया जाए, व्यापार को शामिल किया जाए, आर्थिकी को शामिल किया जाए, है ना, शिल्प कलाओं को, शिक्षा को, काष्ठ शिक्षा को। तो ये सब सारी चीज़ को शामिल करने से क्या है, अगर ये रखा जाएगा कि शिक्षा को पढ़ने से व्यक्ति रोजगार होगा, क्योंकि सरकारी सर्विस तो है नहीं जिसके लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर उस शिक्षा में ऐसा प्रावधान किया जाए तो उसको पढ़ने के बाद लोग अपने खड़े हो जाएंगे, घर की आवश्यकताओं को पूरा करने लगेंगे, तो लोगों का रुझान बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से जो कोठारी आयोग था वहाँ उच्च शिक्षा में सुधार करने का प्रयास कर रहा था, ताकि क्या है उच्च गुणवत्ता और शिक्षा दिया जाए और वरिष्ठ शिक्षकों को वरिष्ठ विद्यालयों की स्थापना किया जाए, प्रत्येक राज्यों में क्या है उसकी देखरेख किया जाए, जिसकी वजह से जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनकी समस्याओं का आकलन किया जाए, उसकी रिपोर्ट तैयार किया जाए, उसको सिफारिश किया जाए, उसको निर्देश दिया जाए, उसको आदेश दिया जाए, ताकि वह सुव्यवस्थित तरीके से क्या है चल सके। मतलब क्या है पूर्ण रूप से उसकी देखरेख किया जाए, हमारे किया जाए, ताकि क्या है शिक्षा के क्षेत्र में क्या है धीमे धीमे से उसका विस्तार हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है वरिष्ठ विद्यालयों की स्थापना करने के लिए उन्होंने पूरा कार्य किया कि जो वरिष्ठ विद्यालय होंगे, मतलब वरिष्ठ का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर सारी सुविधाएं जो अनुभवीशील है ना, जो अनुभवशील वरिष्ठ विद्यालय हो और वरिष्ठ शिक्षक हो वहाँ पे, और बालकों की समस्याओं का आकलन किया जाए, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयत्न किया जाए, है ना। तो इस तरीके से क्या है अनुभव को बढ़ावा दिया गया, अनुभव रूपी कार्य को संचालित किया जाए और उसको उन्नत अध्ययन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। जितने भी पुराने विद्यालय हैं उनको क्या है अध्ययन केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाए और उसी के मॉडल के आधार पर अन्य विद्यालय को क्या है केंद्र बनाया जाए। तो इसी तरीके से क्या है जो भी अध्यापक की सुविधाएं हैं, वेतन, आय, योग्यता और आय, ये सब सारे चीज का निर्धारण
गुणवत्तापूर्वक किया जाए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इसी तरीके से क्या है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सुधार की बात की गई है ना, कि विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने वाले छात्र और योग्य अध्यापकों का क्या है संचालन किया जाए, उसमें जो भी पढ़ाने जाए अध्यापक का योग हो, और जो छात्र भी उसको पढ़ने जाए वो क्या है प्रगतिशील हो, अर्थात उनके अंदर शिक्षण निगम अर्थात क्या है शिक्षण के प्रति उनकी रुचि हो, शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सके, उनकी शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से चले, और जो शिक्षण पाठ्यक्रम में सब सारी चीज़ है वह अर्थात राष्ट्रीय समिति के आधार पर निर्धारण किया जाए कौन कौन से पाठ्यक्रम होगा, कौन कौन से क्या है इनका कार्य कौन कौन से कार्य करेंगे, कौन कौन सी कार्यशालाओं में इनका उपयोग कार्य किया जाएगा। तो इन सब सारी चीज़ों के संबंध में सुधार करने का प्रयास किया है। किसने किया? अच्छा, ये भी कहा गया है इसमें कि उच्च शिक्षा के संबंध में जो भी स्तर है, चाहे शिक्षा का स्तर रहा हो और चाहे क्या है अध्यापकों का स्तर रहा हो, तो दोनों की स्तर क्या थी निम्न थी, ना तो वो योग्य अध्यापक थे ना तो योग्य छात्र होते थे। इसकी वजह से शिक्षा का स्तर क्या होता चल गिरता चल है ना। जब छात्र योग्य होंगे अध्यापक योग्य होंगे तो बच्चे क्या होंगे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर छात्र ही योगशील होगा, टीचर योगशील नहीं होगा तो मार्गदर्शन आपको कैसे देगा, आपको किस तरीके से आगे बढ़ेगा है ना। और टीचर कितना भी योग्य रहे अगर बालक पढ़े ही नहीं है ना, पढ़ने में इंटरेस्ट ही ना हो है ना, तुम लोग हो तो संडे को बुला ले तब पूछ ले इतने पढ़ने के लिए इंटरेस्ट हो, तो ऐसे लोग को रोक सकता है कोई आगे भविष्य कोई रोक सकता है कि बहुत सारे बच्चे इतने हैं लोग कि क्या है अपने पैर पे क्या है खड़े बड़ा स्वाभाविक ही डेढ़ संकल्प जो बना के आए हैं उसको पूरा करना ही कोई है ना। तो वही चीज़ है कि प्रतिभाशाली बच्चे अगर मिल जाए तो फिर शिक्षा में सुधार हो जाए। अगर तुम लोग की तरह सारे बच्चे हो जाते तो फिर की क्लास में क्या कुर्सी खाली रहती नहीं रहती है। तो इस तरीके से क्या है योग बच्चों को अभी होना जरूरी, तभी शिक्षा में समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है कार्य किया गया। और जो भी विधियाँ थी शिक्षण विधियाँ थी जो पौराणिक तरीके से थी, जो रूढ़ियों से युक्त थी, प्रथाओं से युक्त थी, उसमें सुधार किया जाए कि आज के समय में शिक्षा में कैसे सुधार करने की जरूरत है ना। शिक्षा की ट्रेंड क्या होता है चेंज होता है ना। हाँ, तो जैसे आधुनिक समय में है हर चीज परिवर्तन हो रहा है, उसी तरीके से शिक्षा को परिवर्तन करना चाहिए। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, रूढ़िवादिता के आधार पर ही पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हो पाएंगे। साक्षरता बढ़ जाएगी लेकिन क्या है उसका उपयोगिता वो लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है सृजनात्मक शक्तियाँ क्या है, सृजनात्मक शक्तियों का विकास होना जरूरी है। अगर बच्चों के अंदर सृजनात्मक शक्तियों का विकास नहीं होगा, ट्रेडिशनल विचारधारा होगा तो फिर क्या है शिक्षा विकास नहीं होगा। जैसे क्या है किसी टॉपिक पर हमने लेक्चर दे दिया, 2-4 बार सुन ली, 2-4-6 लाइन तो लोग लिख सकते हो है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं सृजनात्मक शक्तियाँ है ना। शब्दों को अपने माध्यम से लिखना है ना, अपनी मूल विचारधाराओं को अभिव्यक्त करना उस संदर्भ में है ना। किसी चीज़ के प्रति पहले सोचने का तरीका अलग होता है। जब कोई किसी को पढ़ लेता है इससे पहले क्या है कोठारी आप सुनते थे क्या है कोठारी आयोग क्या है आप लोग सुनते थे, कोठारी आयोग भी पढ़ा, लेकिन अब क्या है अब आपको याद आएगा कि हाँ इसका कोठारी आयोग के जैसे इसका इसमें किया गया था। और इसमें क्या क्या है 4-6 लाइन लिख सकते हो अपने आप है ना, 8 स्लाइड क्या अपने आप से लिख सकते हो नहीं। तो इस सृजनात्मक शक्तियाँ होती है, मतलब उसका प्रभाव शिक्षा का प्रभाव जो अनुभव किया गया, जो शिक्षण कार्य किया गया, अध्यापन किया गया, उसका परिणाम होता है ना। मैं काले घोषणा आपको तो पहले नहीं मालूम था लेकिन अब दे दे तुम लिख लोगे ना, कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे। मैं काले का घोषणा आपको क्या था, तो यही चीज होती है उसको निर्धारण करने के लिए है ना। तो इस तरीके से शिक्षा में सुधार करने की भी जरूरत है। और शिक्षा सुधार करने के बाद क्या है वो शिक्षा में सुधार हो सकता है। और इसमें ये भी कहा गया कि जो ट्रेडिशनल विचारधारा थी और रूढ़िवादिता पर आधारित थी शिक्षण और
सारी चीज़ केवल उसको निर्माण कर देने से अध्यापन का सुचारू रूप से नहीं चलेगा, उसको कार्यशालाएँ स्थापित किया जाए, उसको प्रैक्टिकली कराया जाए, उसको समझाया जाना है, तब उसका कोई क्या है महत्व होगा। अब ऐसे तो महत्व होगा नहीं, है ना। उसके लिए क्या है मेहनत करना पड़ेगा और करना पड़ेगा सारी चीज़ को। और इसने यूँ कहा था कि क्योंकि कोई भी अध्यापन कार्य हो रहा है तो बच्चे जो है उसको रटने की अपेक्षा क्या है उसको अंडरस्टैंडिंग के रूप में समझें। तो रटने से काम नहीं चलेगा, उस चीज़ को समझे जाने है ना। तो रट लेने से कोई चीज़ का समाधान नहीं, रट लो तक भूल जाओ। और उसी चीज़ को अगर समझ लोगे, उसी चीज़ को क्या है अगर आप समझ लोगे है क्या चीज़, तब फिर क्या है आप जैसे कोई टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में अगर उसका आपने अर्थ एक्सप्लेन कर लिया तो आधा तो निष्कर्ष आपको ही मिल जाता है ना। तो अर्थात एक कोठारी आयोग है क्या, जब कोठारी आयोग के बारे में जान जाओ, कोठारी शब्द क्या है इसके संदर्भ में जान जाओ, आयोग जैसे चेयरमैन उनकी अध्यक्षता में क्या का गठन किया गया था। तो जब इतना समझ लो अपने आप सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। तो उसको उन्होंने कहा कि केवल उसको बैठाया जाए, कोई घंटा 60 मिनट से कम ना हो, है ना, क्योंकि 10 मिनट छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने में और विनिकार करने देने में लगाए, है ना। पहले क्या करना है 10 मिनट किसमें लगाना है, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने में लगाया जाए, और क्या है होमवर्क भी उनको दिया जाए और भी सारी चीज़ें, ताकि क्या है वो लोग उसको घर पर भी वर्क कर सकें पूरा करें। तो ये सब सारी चीज़ें परीक्षा में सुधार लोग पढ़ चुके थे, उसमें क्या क्या परीक्षा में सुधार हो सकता है ना, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरीके से उत्तर दिया जाएगा, किस का प्रश्न होगा, लघु उत्तरी वस्तुनिष्ठ होगा, अति लघु उत्तरी होगा, लघु उत्तरी होगा, है ना। और इसमें हमने भी कहा था कि जो पाठ्यक्रम होगा आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन ये सब सारी चीजें पढ़ाया था, इससे पहले उसको दिखा देंगे। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना बताई दिया जाएगा, और एक परीक्षक कितनी कॉपियों का मूल्यांकन करेगा, कितनी नहीं करेगा। जैसे आपके रज्जू भैया में 700 कॉपियों का मूल्यांकन करने का अधिकार को दिया जाता है, कितना बोर्ड कॉपियों को भी लिखिए, एक टीचर 500 कॉपी चेक कर सकता है, 1000 कॉपी एक ही टीचर चेक कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ताकि नंबर का जो सीक्वेंस हो, अगर एक ही टीचर को 5000 कॉपी दे दिया जाएगा तो पेमेंट से जान देगा, है ना, और उसी को 5 टीचर को दिया जाएगा, 1000 कॉपी दिया जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा नंबर में बैलेंस आ जाएगा, है ना। इस तरीके से क्या है कॉपियों का निर्धारण परीक्षकों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इन्होंने कहा कि जो परीक्षाएं बीच बीच में लिया जाए, लेकिन उसके अंक को उसमें जोड़ा नहीं, जो बाह्य परीक्षा होता है उसमें अंकों को जोड़ा नहीं जाए, लेकिन अगर जोड़ा नहीं जाएगा तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखेंगे उसमें, है ना। अगर जोड़ा जाएगा तो फिर उसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से क्या है उसी तरीके से नए विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, इसकी नए महाविद्यालयों के नए विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाए। नया विश्वविद्यालय कौन स्थापित करता है, राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार कैसे करती है, केंद्र सरकार से अनुमति लेके विश्वविद्यालय की स्थापना करती है, और उस विश्वविद्यालय से जो अन्य संगठक डिग्री कॉलेज होते हैं उससे अभ्यास करते हैं। ऐसे डिग्री कॉलेज की मान्यता करने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है ना। फिर यूनिवर्सिटी में क्या है सारा चीज़ डॉक्यूमेंट सारा चीज़ जमा कराया जाता है, फिर मानव विद्यालय और सारा चीज़ क्या है उसको वेरीफाई जाँच किया जाता है, पैनल होता है। तो इस तरीके से क्या है नए नए महाविद्यालयों की स्थापना किया है, ताकि जिनको असुविधा हो रही शिक्षा को प्राप्त करने में उनको आसानी से शिक्षा मिल जाए, ताकि शिक्षा को ग्रहण कर सकें, है ना। तो इस तरीके से क्या है विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, और जिसमें बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं पहले से उनको नवीनीकृत किया जाए, उसको संशोधन किया जाए, परिवर्तन किया जाए, और छात्रों के अनुरूप बनाया जाए, है ना। और फिर क्या है और जो भी विश्वविद्यालय खोले जाए, अगर सरकार को यहाँ लगे कि जो है विश्वविद्यालय खोलने की
जरूरत है, अनुसंधान कार्य को बढ़ाने की जरूरत है और शिक्षा में उन्नति करने की जरूरत है, तो वहाँ विद्यालय हो सकता है ना। तो ये कोठारी आयोग नए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए कार्य कर रही थी, अर्थात सारी सुझाव उन्होंने दिए। कृषि शिक्षा उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेट्स हैं सभी में ये क्या होना चाहिए, कृषि, हाँ कृषि का क्या है एक विद्यालय खोला जाए। और फिर क्या है पॉलिटेक्निक को भी और कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, ये सारे चीजें प्रत्येक राज्य में स्थापित किए क्या है, ताकि वहाँ पर क्या है वहाँ के बच्चे वहाँ पर शिक्षा को ग्रहण कर सकते, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। उसी तरीके से व्यवसाय तकनीकी इंजीनियरिंग कॉलेज को भी क्या है कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया इन्होंने, क्योंकि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर देने से क्या है रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, इसके रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। इस तरीके से क्या है तकनीकी पाठ्यक्रमों को सुधार करने पर जोर दिया और फिर क्या है प्रत्यक्ष और प्रायोगिक कार्य करने का भी क्या है उन्होंने सुझाव दिया कि प्रैक्टिकल आदि की भी व्यवस्था समय समय पर कराई जाए, ताकि बच्चे विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, तो इन्होंने क्या है विभिन्न प्रकार के साइंस है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है, सबके रिसर्च केंद्र खोले जाए, अनुसंधान केंद्र खोले जाए, ताकि वहाँ पर बच्चे क्या है अपने अपने शिक्षा उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षा को ग्रहण कर सके, उसमें प्रवेश ले सके और डिग्रियां हासिल कर सके और रोजगार से युक्त हो सके, है ना। तो इस तरीके से क्या है और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे सीजन हो ठंडी गर्मी बरसात इन विभिन्न प्रकार के क्या है मौसमों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, है ना। समर है तो समर के साथ, ठंडी है तो ठंडी के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा दिया जाने लगा और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो साइंस है उसमें रिसर्च के शोध को बढ़ावा दिया गया और अन्य कार्यों को भी अर्थात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बढ़ावा दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी है जैसे, है ना, बायोटेक है और फिर अन्य केमिस्ट्री है और गणित है, इन सब में क्या किया रिसर्च किया जाए, रिसर्च करके क्या है तकनीकी ज्ञान को बढ़ाया जाए, ताकि वहाँ से बच्चे उन्नत होकर क्या है उनको आविष्कार करें, खोज करें और नई नई चीज़ों को ज्ञान को अर्जित करें, ताकि क्या उनकी तकनीकी ज्ञान का विस्तार हो सके। और शिक्षा की भी बात कर रहे थे तो क्योंकि कोठारी आयोग मानता था कि बहुत सारी जनसंख्या क्या है शिक्षा से वंचित रह रही, निरक्षर अर्थात उन्होंने क्या साक्षरता को प्राप्त नहीं किया गया है। तो सरकार ने क्या है इसको निवारण करने के लिए उपाय कर रही थी और जनता ने सन 1930 से अब तक किए हैं, उनमें हमको सफलता क्या है कैसे मिली है, कम मिली है। सफलता क्या है कम मिली है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है उन लोग में जागरूकता नहीं थी, निष्ठा नहीं थी, उन लोग के प्रति क्या थी जागरूकता नहीं थी, निष्ठा नहीं थी, लगाव नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, कार्यक्रम नहीं था, घर लोग के प्रति चेतना नहीं थी, जिसकी वजह से क्या है और शिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती। क्योंकि जब बड़े लोग हो जाते हैं तो प्राथमिक कक्षा में जाने से शर्म आती है ना। थोड़ा सा कोई 15 साल का लड़का हो और उसको कक्षा 1 की क्लास में भेजा जाए तो जाएगा, बहुत कम जाएंगे भी बहुत। इसलिए इन लोग के लिए क्या पौध शिक्षा की बात कही, कौन सी शिक्षा, पौध शिक्षा, अर्थात पौध शिक्षा क्या है उनको वही क्षेत्र में ही उपलब्ध कराई जाए और इसमें आयु जैसे क्या है कि जो पौध शिक्षा का किया जा रहा था इसकी असफलता का मुख्य कारण था क्योंकि इसमें लोगों की जागरूकता नहीं थी, क्या नहीं थी, हाँ जागरूकता नहीं थी, निष्ठा नहीं थी, अर्थात वो लोग उसको शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहते क्योंकि उनका उद्देश्य अब धीरे धीरे क्या हो रहा था परिवर्तित हो रहा था, बदल रहा था, है ना। इस तरीके से क्या है वो शिक्षा को नहीं ग्रहण करना चाह रहे थे। तो इसमें क्या है कि पौध शिक्षा में विभिन्न केंद्र खोले गए और केंद्र के माध्यम गाँव में भी जो लोग शिक्षित थे उनके माध्यम से पढ़ाने का प्रावधान और उनको भी कुछ सुविधाएं दिया गया, पाठ्य पुस्तकों की भी, है ना, पाठ्य पुस्तकों को भी सुविधाएं दिया गया, वो बहुत सारे सामग्री धन सामग्री को भी उपलब्ध कराया जा रहा था कि लोग जाकर प्रौढ़ शिक्षा में ज़्यादा उम्र के लोग हो गए हैं
वो शिक्षा को ग्रहण करें। बीच में देखिए लोग अपने माता पिता को भी पढ़ाने लगे थे, लोग अशिक्षित थे, है ना, क्या कर रहे थे लोग, पढ़ाना शुरू कर दिए थे, जिसको खा भी नहीं आ रहा था, नाम भी नहीं आ रहा था, लोग क्या है अपने मम्मी को पापा को जो नहीं पढ़े हुए थे उनको भी पढ़ाने लगे थे, ताकि उनके अंदर भी साक्षरता हो जाए, है ना। तो साक्षरता होने से लोगों में जागरूकता आती है, शिक्षा होने से क्या होता है उनके अंदर जागरूकता होती है। कोई भी पासबुक दे दे कितना निकला कितना नहीं, दूसरे चाहे हर चीज़ अपडेट या कोई भी चीज़ होता है दिखाने में, कितने लोग फोन तक नहीं लगा पाते अशिक्षा की वजह से, है ना। काल उठा लेंगे, काल मिला नहीं पाएंगे, है ना। जो बूढ़े लोग हो गए हैं वैसे लोग हो गए, क्योंकि क्या उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, इसलिए उनका मस्तिष्क जो है ये सब चीज़ों में तेज नहीं हो पाया, तकनीकी ज्ञान को विकास नहीं कर पाया, है ना। तो ये सारी सुविधाएं क्या है प्रौढ़ शिक्षा की बात इसीलिए कहा गया इसमें कोठारी आयोग में, कि ताकि जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित कर दिया जाए, जो निरक्षरता है हमारे समाज में उस निरक्षरता को क्या कर दिया जाए, दूर किया जाए, है ना। तो इसमें क्या है निरक्षरता को रोकने के उपाय काम में लाए जाए। जो लड़कियां कितने 10 से 14 वर्ष की विद्यालय छोड़ देते हैं तो उसके लिए भी क्या है व्यवस्था किया जाए, कि किस तरीके से उनको शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा। और फिर क्या निरक्षर व्यक्तियों को जो भी निरक्षर हैं उनको एक अभियान चलाया जाए, कौन कौन व्यक्ति निरक्षर है, किस घर में कितने लोग हैं, उनको एक जगह बैठा कर किसी को जिम्मेदारी सौंप दिया जाए कि आपको इन लोगों की जिम्मेदारी है शिक्षित करना, समझ रहे हैं। तो एक नई पहल हो सकती है। अभी हमारे समाज में देखिए कि काफ़ी लोग अशिक्षित हैं, अभी भी गाँव में देखिए और शहरों में देखिए तो काफ़ी लोग क्या है जिनकी उम्र 50-60-65 तक हो गई है, वो लोग तो क्या है एकदम से क्या है निरक्षर है, कुछ भी क्या उन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया है। तो इस तरीके से अगर शिक्षा को बढ़ाना हो तो प्रत्येक ग्राम सभा में जितने लोग अशिक्षित हैं उनको मीटिंग बुलाए और उसमें क्या है ग्रुप में डिवाइड कर करके उनको धीरे धीरे क्या है शिक्षित किया जाए, और शिक्षित के साथ साथ कुछ ऐसा प्रावधान भी किया जाए उसको रोजगारी बनाया जाए, कि जो भी शिक्षा को ग्रहण करेगा उसको 2000 या 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, तब लोग क्या है आकर्षित होंगे। इससे लोग पढ़ ज्ञान भी हो रहा है, साक्षरता भी बढ़ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं, है? और इन लोगों के लिए भी हर एक ग्राम सभा में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, है ना। प्रशिक्षण केंद्र जो जिस लायक हो उसको उस हिसाब से रोजगार दिया जाए। तो कहने का मतलब इस चीज़ को बढ़ाने के लिए इस प्रकार किया जा सकता है जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और साक्षरता भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से प्रावधान करने से साक्षरता क्या हो जाएगी अपने देश की काफ़ी अधिक हो जाएगी। इसी तरीके से क्या है अतिरिक्त शिक्षा का प्रबंध करने की व्यवस्था रखी गई, अर्थात किस तरीके से शिक्षा को रखा जाए, दूर शिक्षा के माध्यम से, है ना। डिस्टेंस एजुकेशन, जो लोग शिक्षा से वंचित हो गए हैं उन लोगों को शिक्षा की सुविधाएं दिया जाए, है ना। चाहे पत्राचार द्वारा, चाहे रेडियो द्वारा, चाहे टीवी द्वारा, चाहे किसी भी संसाधनों के द्वारा उनको क्या है शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन क्या है आजकल के लोग पढ़ भी नहीं करेंगे, कुछ लोग जो बूढ़े हो गए हैं 60-65 साल के हो गए हैं उनको अब पढ़ाने चलोगे तो क्या है हमारा हो ही गए हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस तरीके का क्या है वो लोग कहेंगे, लेकिन क्या है फिर भी कम से कम नाम लिखना और थोड़ा सा समझना, है ना, कब कैसी जरूरत पड़ जाती है। तो इसको आप लोग अपने माँ बाप तो सब लोग शिक्षित होंगे, है ना। अगर नहीं शिक्षित दादी माया ये लोगों बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है तो उनको भी शिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि रूढ़िगत विचारधारा बन गई है। उस रूढ़िगत विचारधारा है हाँ वही चीज़ है कि विचारधारा है, थिंकिंग है, सोच रूढ़िगत विचारधारा है, वो अब जल्दी आप चेंज को तो कोठारी आयोग का यही प्लान है कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए, ताकि क्या है शिक्षित होकर जागरूक होना। इसलिए क्या होता है कि जागरूक कैसे होता है, जैसे घर का जो व्यक्ति शिक्षित होता है कोई भी काम करने के लिए और एक्टिव होता है,
वो क्योंकि हर चीज़ को जानता है, जो पढ़ा लिखा होता है हर चीज़ कहाँ पे कैसे क्या होता है जहाँ जगह बात करके उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं, है ना। तो उसकी जागरूकता और जिसको क्या है कम ज्ञान है उसकी जागरूकता बहुत डिफरेंट होता है। कागज दिए डॉक्टर के यहाँ गए, क्या करना है उसको समझ में ही नहीं आएगा, समझ उसी को आएगा जो पढ़ा लिखा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी नहीं 50,000 पूछना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार की शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। कोठारी आयोग ने यही कहा कि जितना व्यक्ति क्या शिक्षा ग्रहण करेगा उसके अंदर जागरूकता उतना ही आएगी, और जितना जागरूकता उसके अंदर आएगी उतना वह गतिशील होता चला जाएगा, और जितना गतिशील होगा उतना ही परिवर्तन होता जाएगा, और जितना परिवर्तन होगा उसको उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, और जितना उद्देश्यों की पूर्ति होगी वह अपने कार्य में सफल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है उन्होंने कोठारी आयोग ने किया था। उसी तरीके से क्या है इसमें विभिन्न प्रकार के संगठन के प्रशासन भी थे, और इसका उत्तर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद को सौंप दिया गया। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद को क्या है सौंप दिया जाए। कैसे सौंप दिया जाए? ताकि ये जो समस्याएं हैं हर प्रांत में हर राज्यों की, उस राज्यों के संबंध में रिपोर्ट आ जाए और रिपोर्ट के माध्यम से वहाँ पर कार्रवाई किया जाए, और उसी के अनुसार नियम कानून बनाकर नियमावली जारी किया जाए। तो इस तरीके से क्या है कोठारी आयोग ने कहा था कि इसके लिए एजेंसियां भी बनाने की बात कही थी, और उसी तरीके से शिक्षा का तैयार किया जाए, उसी तरह अध्यापक को तैयार किया जाए, उसी तरीके से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, है ना। जो जहाँ पर जैसी कंडीशन है उसी के अनुरूप वहाँ पर शिक्षा कार्य अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके, ताकि शिक्षा का विस्तार क्या है विस्तृत तरीके से किया जा सके। आप लोग एग्जाम में आएगा इतना लिखता नहीं, इतना लिख नहीं पाओ, है ना। बस जो हेडिंग पड़ी हुई है हल्की सी उसी को देख के इंडिकेट करना है ना, कि कोठारी आयोग में था क्या। कोठारी आयोग इतना डिटेल थोड़ी पूछा जाएगा, है ना। कोठारी आयोग था, इसमें क्या उल्लेख किया गया था, कोठारी आयोग का पाठ्यक्रम क्या था। तो इस तरीके से आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना ज़्यादा डिटेल उसमें। छात्र कल्याण योजनाएं अर्थात क्या है विश्वविद्यालय अर्थात छात्र असंतोष मुख्य उद्देश्य क्या है, असमानताएं क्या है, अभी कितना है चलो। तो अब देखिए इसमें जो छात्र असंतोष क्या है, छात्र असंतोष का कारण क्या है, इसमें कुछ पूछा छात्र असंतोष मुख्य कारण क्या है, असमानता क्या है, असमानता। अब असमानता कई तरीके से होती है ना, चाहे पाठ्यक्रम को लेकर, चाहे परीक्षा को लेकर, चाहे शिक्षा को लेकर, चाहे रोजगार को लेकर, चाहे लोगों में आम दोष एक दूसरे से दोष या ईर्ष्या, है ना, दोष एक दूसरे के ऊपर, और कहीं जातिगत असमानता भी होती है, कहीं सामाजिक असमानता भी होती है, क्या होती है, कहीं कहीं राजनीतिक असमानता भी होती है, आर्थिक असमानता भी क्या है, कहीं छात्रवृत्ति को लेकर असमानता है, कहीं जातिगत भेदभाव है ना, कहीं कहीं भेदभाव भी होती है ना, कहीं पर शिक्षण में योग्यता के अभाव को लेकर योग्य टीचर नहीं होते हैं, नहीं होते। तो इस तरीके से क्या है छात्र असंतोष का बहुत सारे कारण होता है ना। एक कारण आप शुल्क दिए हैं, है ना। तो ये सब की वजह से असमानता असंतोष होता है, और इसी में क्या है रोजगार की असमानता और ही असंतोष बना देती है। जब तक इतना पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं होता है तो सुनता ना हो जाता है ना। हाँ मतलब इतना पढ़े और सारी चीज़ किया हमने
फिर भी हमको सफलता नहीं मिली, तो भी तनाव और असंतोष का कारण हो जाता है। तो कुछ लोग अपने ऊपर दोष लगाते हैं, कुछ परिवार के ऊपर दोष लगाते हैं, कुछ शिक्षण संस्थाओं के ऊपर लगाते हैं, कुछ सरकार के ऊपर लगाते हैं। जिसको जिस पर सुनता गया उसी को असंतोष का कारण बनाते हैं, है ना। तो असंतोष का कारण कोई एक ही वजह नहीं होती, असंतोष का कारण कोई एक ही वजह नहीं होती है, उसमें कई वजह मिलकर क्या है साक्षात असंतोष का कारण बनाते हैं। तो इसी चीज का निपटारा करने के लिए कोठारी आयोग ने कहा कि इन सारी चीजों पर क्या है अध्ययन करने की जरूरत है, इन्हीं पर रिपोर्ट बनाने की जरूरत है। अगर आप इन सभी समस्याओं को दूर कर देंगे तो फिर क्या है, अगर इन सब समस्याओं का आप दूर कर लेते हैं तो शिक्षक असंतोष या छात्र असंतोष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा नहीं होगा, अगर आप इन सभी समस्याओं को दूर कर देंगे तो फिर क्या है छात्र असंतोष में कम हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है छात्र समस्याओं का कारण। तो इसमें हमने बताया कि सामाजिक चीजें भी असमानता का असंतोष पैदा कर देती है ना। तो सामाजिक मानदंड भी उसको लेकर के लोग क्या है विद्यालयों में जाकर अनेक प्रकार की क्या है गतिविधियां करते हैं। राजनीति हमने बताया, राजनीति का असमानता विभिन्न प्रकार के छात्र संगठन भी तैयार हो जाते हैं, है ना। वो संगठन दबाव डालते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन पर क्या करते हैं दबाव डालते हैं, तो क्योंकि उनकी मनमानी चलती है और लोग उसको करने नहीं देते। तो कई जगह से कई तरीके से क्या छात्र असंतोष का कारण हो जाता है। इसे छात्र कल्याण सेवाएं शुरू किया, क्या शुरू किया जाए, छात्र कल्याण सेवाएं, मतलब छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उसका क्या है एक निराकरण समिति का गठन किया जाए, ताकि उनका समय पर देखपूर्वक क्या है देख करके सारा चीज कर सके। और बच्चे भी क्या है अनुशासनशीलता होना, क्या होना चाहिए उनको अनुशासनशील होना चाहिए, मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए, और फिर क्या है उसको अपने अध्ययन के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब छात्र असंतोष उग्र रूप धारण कर लेता है तो फिर वही चीज अवांछनीय बन जाता है ना। वही आंदोलन का रूप है, छात्र आंदोलन का रूप ले लेता है। जब छात्र असंतोष उत्पन्न होता है तो ये छात्र असंतोष किसका रूप ले लेता है, छात्र आंदोलन का रूप ले लेता है। और जब छात्र आंदोलन का रूप ले लेता है तो एक संगठन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, हाँ, तो जो संगठन हो जाता है, इस संगठन और जिससे असंतोष है उसके बीच में सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाता है ना। विचार विमर्श किया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है, लोगों की क्या है कौन कौन सी समस्याएं हैं नोट किया जाता है, कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन मानता है, कुछ छात्र मानते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है इनके लिए कल्याण को स्थापित किया जाए, छात्र कल्याण के लिए समिति विभाग का स्थापना है ना। तो इस तरीके से क्या है जैसे प्रवेश प्राप्त छात्रों की देखभाल, है ना। तो जब किसी लड़के का प्रवेश लिया जाता है, किसी भी छात्र का क्या किया जाता है प्रवेश लिया जाता है, तो उनकी सारी गतिविधियों का क्या है जाना जाता है, अर्थात उसकी क्या है मानसिक शैली क्या है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, अर्थात उस बच्चे की स्थिति क्या है। जब बच्चा प्रवेश लेता है, पहले तो रैंकिंग चलती थी, क्या चलती थी रैंकिंग चलती थी। कोई लोग एडमिशन लेने से पहले बहुत डरते थे, हम लोग तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए थे, इतना डर लगता था कि हम सबसे छोटे थे हम क्लास में सबसे छोटे हो गए, सबसे हाथे नहीं थे। तो यूनिवर्सिटी में आए थे तो ये होता था रैंकिंग, लेकिन बहुत सुना था हमने, घर से आया था तो रैंकिंग का नाम सुनकर मतलब ये हो जाता था कि बहुत परेशान, जो सीनियर तो बहुत परेशान था, समझ रहे हैं। अब तो सब सारे से रैंकिंग बहुत परेशान। तो जो बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी मानसिक और क्या सामाजिक ये सब सारी कंडीशन को देखते हुए उसका क्या किया जाए काउंसलर किया जाए, समझ लीजिए। उसको क्या है अनेक चीज़ों की कमियां समस्याओं को दूर किया, जो मतलब ये जो समस्या है उसको दूर किया जाए। कोठारी आयोग कहता है कि जब बच्चा प्रवेश लेता है
प्रवेश करते समय उसकी मानसिक स्थिति क्या है, मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, उसको अच्छे से आकलन किया जाए। लेकिन उसी का लोग दुरुपयोग करना शुरू कर दिए थे, जिसे नकारात्मक रूप ले लिया था। इसलिए उस पर क्या लग गया, प्रतिबंध है, इसमें क्या लगा दिया है, प्रतिबंध। तो इस तरीके से क्या है, उसका मूल उद्देश्य होता था छात्र का परिचय। छात्र का परिचय लेते समय उसी में रहेंगे, क्या करते थे, रहेंगे, उसी में परेशान करते थे, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो पुराने छात्र होते थे नए छात्रों को क्या है परिचय लेते थे, पुराने सीनियर हो गए थे। तो इस क्रिया और प्रक्रिया को, इस क्रिया और प्रक्रिया को क्या बनाया जाए, सरल, ताकि क्या है जब भी विश्वविद्यालय में कोई छात्र प्रवेश करता है तो उसकी स्थिति, उसका आकलन सकारात्मक रूप से किया जाए, ताकि उसके ऊपर क्या है कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ पाए और छात्र असंतुष्ट न हो, वह अपने आप को सहज महसूस करे। क्या महसूस करे, सहज महसूस करे, ताकि क्या है वह अपना पढ़ाई अध्ययन सुचारू रूप से करे। अगर बच्चा दबाव रहेगा, तनाव रहेगा, टेंशन में रहेगा तो पढ़ेगा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो कोठा क्या है, इस तरीके से कार्य करना शुरू करें। उधर चिकित्सा संबंधी सेवा विश्वविद्यालय में चिकित्सा की व्यवस्था किया जाए, है ना। कोई छात्र छात्रा अगर परेशान होती है, किसी समस्या से पीड़ित होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या है ये सब सारी की व्यवस्था होनी, चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या है कि विद्यालय ने एक चिकित्सा भवन की स्थापना भी किया और उसमें सब दवाइयों उसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी क्या है व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि क्या है कि बीमार होते समय, समस्याएं होते समय उसका उचित निदान किया जाए, है ना। आवास संबंधी योजनाएं, तो क्या है कि इन्होंने आवास की भी बात कही। आवास मतलब क्या है कि विश्वविद्यालय में छात्र प्रवेश करता है तो हॉस्टल की सुविधा होती है। कैसी सुविधा होती है, हॉस्टल की सुविधा होती है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, पहले प्रावधान तो बहुत दूर से आता है पढ़ने के लिए, वहाँ पर उन बच्चों को मिलेगा। कभी कभी कहते हैं कि जिनका अच्छा नंबर ज़्यादा होगा उसी क्रम में मिलेगा, है ना।